नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हम भारत की प्राचीन कला और वास्तुकला की जो हजारों साल लंबी कहानी है, उसके कुछ अहम पड़ावों को समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार। हमारे पास जो स्रोत हैं, वो हमें ले जाते हैं प्रागैतिहासिक काल की गुफाओं से, फिर सिंधु घाटी की वो उन्नत सभ्यता, हाँ, और फिर मौर्य साम्राज्य की भव्यता से होते हुए शुरुआती मंदिरों तक। बिल्कुल, ये एक बहुत लंबा और दिलचस्प सफर है, हजारों सालों का। हाँ। हमारा मकसद सिर्फ ये देखना नहीं है कि क्या क्या बनाया गया, बल्कि ये समझने की कोशिश भी है कि ये कलाकृतियां, मतलब ये मूर्तियां, ये चित्र उस समय के लोगों के बारे में, उनके समाज, उनके विश्वासों के बारे में क्या बताती हैं। सही। कैसे कला समय के साथ बदली और एक तरह से समाज को आईना दिखाती रही। तो चलिए एकदम शुरुआत में चलते हैं। प्रागैतिहासिक काल, जब लिखना पढ़ना नहीं था, हाँ, तब इंसान खुद को कैसे व्यक्त करता था? ये जो हजारों साल पुराने शैल चित्र मिलते हैं, आखिर क्यों बनाए गए होंगे? क्या ये सिर्फ सजावट थी या कुछ और? ये एक बड़ा सवाल है और इसका कोई एक सीधा जवाब नहीं है शायद। भारत में इन शैल चित्रों के जो सबसे पुराने निशान मिलते हैं, वो उत्तर पुरापाषाण काल के हैं, मतलब अपर पेलियोलिथिक। हजारों साल पहले। हाँ, हजारों साल। और दिलचस्प बात यह है कि भारत में इनकी खोज स्पेन की मशहूर अल्टामीरा गुफाओं से भी पहले हो गई थी। अच्छा। जी हाँ, 1867-68 में आर्किबोल्ड कार्लाइल ने की थी। कमाल है। ये चित्र मध्य प्रदेश में भीमबेटका जैसी जगहों पर तो बहुत बड़ी संख्या में मिले हैं। हाँ, भीमबेटका का नाम तो सुना है। और उत्तराखंड के कुमाऊं में लखुड़ियार जैसे स्थल भी बहुत अहम है। भीमबेटका की क्या खासियत है? मतलब क्यों इतना जिक्र होता है इसका? भीमबेटका जो भोपाल के पास है, वो वाकई अद्भुत है। आप सोचिए, लगभग 10 वर्ग किलोमीटर में फैली 800 के करीब चट्टानी गुफाएं हैं, शैलाश्रय, और उनमें से 500 में चित्रकारी मिलती है। 500 में? हाँ। डॉक्टर वीएस वाकणकर ने 1950s के दशक में, मतलब आजादी के बाद, दुनिया को इस खजाने से ठीक से रूबरू कराया। यहाँ के चित्रों में उस जमाने की जिंदगी की सीधी झलक मिलती है, जैसे शिकार करते हुए लोग, हाँ, नाचते गाते समूह, शहद जमा करते हुए लोग दिखते हैं, जानवरों की लड़ाई, कुछ आकृतियां मुखौटे पहने हुए हैं। अच्छा। तो ये सिर्फ तस्वीरें नहीं है, ये उस दौर के जीवन का एक तरह का दृश्य दस्तावेज, विजुअल रिकॉर्ड। और इन चित्रों की शैली भी तो बदली होगी समय के साथ, अलग अलग काल में। हाँ बिल्कुल, साफ तौर पर अंतर दिखता है। जो शुरुआती चित्र हैं, यानी उत्तर पुरापाषाण काल के, वो ज्यादातर बड़ी रेखाओं से बने हैं। उनमें बड़ा जानवरों का दबदबा है, भैंसे, हाथी, बाघ, गैंडे, सुअर। अच्छा। मानव आकृतियां अगर हैं भी तो पतली छड़ी जैसी, ज्यादा डिटेलिंग नहीं। रंग भी मुख्य रूप से हरे और गहरे लाल इस्तेमाल हुए हैं। ऐसा अंदाजा है कि शायद हरे रंग से नर्तकों को दिखाया और लाल से शिकारियों को। दिलचस्प। और मध्यपाषाण काल में, मेसोलिथिक में? मध्यपाषाण काल में चित्रों की संख्या बहुत बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा चित्र मिलते हैं इस काल के। ओके। लेकिन आकार में छोटे हो जाते हैं और थीम बदलती है। शिकार के दृश्य बहुत ज्यादा प्रमुख हो जाते हैं। शिकार? हाँ, लेकिन अब वो अकेले नहीं, समूह में शिकार कर रहे हैं। लोग भाले लिए हुए हैं, तीर कमान लेकर जानवरों का पीछा कर रहे हैं। अच्छा, तकनीक भी दिख रही है। हाँ, जाल और फंदों का इस्तेमाल भी दिखता है। और इस दौर में ना, इंसानी गतिविधियों का चित्रण ज्यादा बारीकी से हुआ है। जैसे लोग कपड़े पहने दिखते हैं, गहने भी पहने हैं, कुछ मुखौटे लगाए हुए हैं, बच्चे खेल रहे हैं, औरतें शायद अनाज पीस रही हैं, लोग साथ मिलकर नाच रहे हैं, हाथ पकड़कर। पारिवारिक दृश्य भी हैं। जानवरों की विविधता भी बढ़ गई है, मछली, मेंढक, छिपकली, गिलहरी तक चित्रित हैं। यानी जीवन ज्यादा जटिल हो रहा था। हाँ, और ये चित्र दिखाते हैं कि इंसान और प्रकृति का रिश्ता कितना गहरा था, कभी डर का, कभी शिकार का, तो कभी शायद प्रेम और सौहार्द का भी। ये रंग बनाना और उनका इतने हजारों साल टिके रहना, ये भी तो कमाल है। कैसे करते थे ये? तकनीक सरल थी पर असरदार थी। रंग आसपास मिलने वाले पत्थरों से ही बनते थे। अच्छा। जैसे गेरू या हिरमिजी से लाल रंग मिल गया, कैल्सिडोनी नाम का एक हरा पत्थर होता है, उससे हरा, चूना पत्थर से सफेद। इन पत्थरों को कूटा, पीसा, पाउडर बनाया, फिर उसमें पानी मिलाया और शायद कोई बाइंडर, जैसे जानवरों की चर्बी या पेड़ों का गोंद मिलाते होंगे। और ब्रश के लिए शायद पौधों के रेशों का इस्तेमाल करते होंगे। और ये टिके कैसे रहे? इसका राज है चट्टानों में मौजूद खनिज, खासकर ऑक्साइड्स।
इन रंगों ने उनके साथ एक तरह की रासायनिक प्रतिक्रिया की और वो पक्के हो गए, मौसम की मार झेल गए। इन चित्रों को देखकर क्या लगता है, ये सिर्फ गुफाओं में जहां रहते थे वहीं बने या इनका कोई और मकसद था? आपने कहा कुछ चित्र तो बहुत ऊंची या मुश्किल जगहों पर हैं। हाँ, ये एक दिलचस्प पहलू है। कुछ चित्र तो यकीनन रहने की जगहों पर है, लेकिन कुछ चित्र जो एकांत में है या बहुत ऊंचाई पर बने हैं। हो सकता है उनका कोई खास मकसद रहा हो, शायद कोई धार्मिक अनुष्ठान होता हो वहां, या फिर शायद वो दूर से दिखने के लिए बनाए गए हों, कोई सिग्नल की तरह। कह नहीं सकते, पक्के तौर पर कहना मुश्किल है। और भीमबेटका में तो एक ही जगह पर चित्रों की कई परतें मिली हैं, एक के ऊपर एक, 20 परतें तक। 20 परतें? इसका क्या मतलब? हो सकता है वो जगह खास मानी जाती थी, पवित्र, तो अलग अलग समय में अलग अलग पीढ़ियों के लोग वहां चित्र बनाते रहे। या शायद पुराने पसंद नहीं आए तो नए बना दिए। ये भी हो सकता है। जो भी हो, ये चित्र हमें बताते हैं कि उन मुश्किल हालात में भी इंसान में कलात्मकता थी, कहानी कहने की इच्छा थी। जानवरों को बड़े रौब से दिखाया है, शिकार के बाद की खुशी दिखाई है। तो ये शैलचित्र उस आदिम मानव के मन और जीवन को समझने की एक अमूल्य खिड़की है। उनसे हमें उस समय के बारे में ज्यादा पता चलता है, शायद पत्थर के औजारों से भी ज्यादा। बिल्कुल, ये हमारी अमूल्य धरोहर है। चलिए अब समय में एक बड़ी छलांग लगाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली, लगभग 2500 से 1900 ईसा पूर्व। हाँ, ईसा से 2500 साल पहले का समय। यहाँ तो एकदम अलग ही दुनिया दिखती है। सुनियोजित शहर, मोहरें, मूर्तियां, कला बहुत विकसित लगती है। बिल्कुल, सिंधु घाटी सभ्यता में कला का स्तर बहुत परिष्कृत था। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो जैसे शहर, उनकी योजना ही अपने आप में वास्तुकला का बेहतरीन नमूना है। यहाँ हमें पत्थर की मूर्तियां मिलती हैं, संख्या में बहुत ज्यादा नहीं है, पर जो है वो उच्च कोटि की हैं। जैसे एक लाल चूना पत्थर का बना पुरुष धड़ मिला है। हाँ। और एक सेलखड़ी से बनी दाढ़ी वाले पुरुष की आवक्ष मूर्ति है। हाँ, वो जिसे प्रीस्ट किंग या पुजारी राजा कहते हैं। बिल्कुल, उस मूर्ति को देखिए, शॉल ओढ़े हुए हैं जिस पर तिप्त्या डिजाइन बना है, आंखें आधी बंद जैसे ध्यान में हो, दाढ़ी मूछें कितने सलीके से संवारी हुई हैं। ये सब उस समय की कारीगरी का कमाल दिखाता है। बहुत बारीकी से काम किया गया है। और कांसे की ढलाई, वो डांसिंग गर्ल, नर्तकी की मूर्ति, वो तो बहुत मशहूर है। हाँ, मोहनजोदाड़ो से मिली वो छोटी सी मूर्ति मुश्किल से 4 इंच ऊंची होगी। बस इतनी सी? हाँ, पर विश्व प्रसिद्ध है। इसे लॉस्ट वैक्स तकनीक से बनाया गया था। ये खास तकनीक है धातु ढलाई की। कैसे काम करती है तकनीक? इसमें पहले मोम का मॉडल बनाते हैं जैसा बनाना है, फिर उस पर चिकनी मिट्टी का लेप करते हैं, कई परतें। अच्छा। फिर उसे सुखाकर गर्म करते हैं। गर्म करने से अंदर का सारा मोम पिघलकर बाहर निकल जाता है। खाली जगह रह जाती है। हाँ, मिट्टी के खोल में एक खाली सांचा बन जाता है। फिर उस सांचे में पिघली हुई धातु जैसे कांसा भर देते हैं। जब धातु ठंडी होकर जम जाती है तो बाहर की मिट्टी को तोड़कर हटा देते हैं और मूर्ति तैयार। बिल्कुल। और वो नर्तकी की मूर्ति, उसकी भंगिमा देखिए, एक आत्मविश्वास है उसमें। बायां हाथ चूड़ियों से लगभग पूरा ढका हुआ है। हाँ, बहुत सारी चूड़ियां हैं। दाहिना हाथ कमर पर है, बाल जूड़े में बंधे हैं, गले में शायद कौड़ियों का हार है। वो उस जमाने के सौंदर्य बोध और धातु कला में उनकी महारत का प्रतीक है। और ये तकनीक आज भी इस्तेमाल होती है? हाँ, भारत के कई हिस्सों में आज भी इसी लॉस्ट वैक्स तकनीक से मूर्तियां बनाई जाती हैं। अच्छा, पत्थर और कांसे के अलावा मिट्टी की मूर्तियां, टेराकोटा, वो भी तो मिली हैं? हाँ, काफी मिली हैं। टेराकोटा फिगरीन्स, हालांकि वो पत्थर या कांसे जितनी बारीक और सधीनी नहीं है, थोड़ी रफ है। इनमें मात्र देवी की मूर्तियां ज्यादा हैं, अलग अलग तरह की, शायद उर्वरता या किसी देवी की पूजा से जुड़ी होंगी। और पुरुषों की मूर्तियां भी हैं, कुछ दाढ़ी मूछ वाले, बाल गुंथे हुए, सीधी खड़ी मुद्रा में, शायद कोई देवता रहे हों। और इनके अलावा बहुत सारे खिलौने जैसे पहिएदार गाड़ियां, सीटियां, पशु पक्षियों की छोटी छोटी आकृतियां, पासे, ये सब भी मिट्टी के बने मिले हैं। तो ये आम लोगों की कला ज्यादा लगती है। हाँ, कह सकते हैं। और सिंधु घाटी की मोहरें, सील्स, वो भी बहुत रहस्यमयी और आकर्षक हैं। हजारों मिली हैं शायद। हाँ, हजारों की संख्या में मिली हैं। ज्यादातर सेलखड़ी यानी स्टेटाइट नाम के नर्म पत्थर से बनी हैं। आमतौर पर चौकोर होती हैं, लगभग 2 बाय 2 इंच की, और उन पर जानवरों की आकृतियां बनी होती हैं। कौन कौन से जानवर? बहुत तरह के।
एक सींग वाला सांड, जिसे यूनिकॉर्न भी कह देते हैं, वो सबसे आम है। इसके अलावा कुबड़ वाला बैल, गैंडा, बाघ, हाथी, जंगली भैंसा, बकरा, यहाँ तक कि कुछ मिक्स्ड दैत्याकार जानवर भी हैं। और उन पर कुछ लिखा भी होता है? हाँ, हर मुहर पे जानवर के साथ कुछ निशान बने होते हैं, एक तरह की लिपि। चित्रात्मक लिपि है, पिक्टोग्राफिक, लेकिन उसे आज तक कोई पढ़ नहीं सका है। ये सिंधु घाटी का एक बड़ा रहस्य है। तो इन मोहरों का काम क्या था? मुख्य रूप से तो लगता है व्यापार में इस्तेमाल होती थी, जैसे सामान की गांठों पे ठप्पा लगाने के लिए या मालिक की पहचान के लिए। अच्छा, जिसे सील लगाते हैं? हाँ, हो सकता है कुछ लोग इन्हें तावीज या पहचान पत्र की तरह गले या बाजू में भी पहनते हो। और वो पशुपति मोहर का भी जिक्र आता है। हाँ, वो एक बहुत मशहूर मोहर है। उसमें बीच में एक व्यक्ति पालथी मारे योगी जैसी मुद्रा में बैठा है। उसके सिर पर सींग वाला मुकुट जैसा कुछ है और उसके चारों ओर जानवर बने हैं। दाईं ओर हाथी और बाघ, बाईं ओर गैंडा और भैंसा और नीचे 2 हिरण बने हैं। इसे प्रोटो शिवा या पशुपति का रूप माना जाता है। ये मुहर उस सभ्यता के धर्म और विश्वासों के बारे में बहुत कुछ सोचने पे मजबूर करती है। वाकई उस दौर के लोग लगता है आभूषणों के भी काफी शौकीन थे। की बात यह है कि पुरुष और स्त्रियां दोनों ही गहने पहनते थे। दोनों? क्या क्या पहनते थे? गले के हार, फीते, बाजूबंद, अंगूठियां, ये तो मर्द औरत दोनों पहनते थे। और स्त्रियां इनके अलावा करधनियां यानी कमरबंद, बुंदे या कर्णफूल और पैरों में कड़े या पायल भी पहनती थीं। किस चीज के बने होते थे ये गहने? हर तरह की चीज के। बहुमूल्य धातुएं, सोना, चांदी, तांबा, कांसा, कीमती पत्थर जैसे कार्नीलियन लाल रंग का, जैस्पर, सूर्यकांत, स्फटिक, फिरोजा, लाजवर्द मणि। वाह! इनके अलावा हड्डी, शंख, सीपियों और पकी मिट्टी के गहने भी बनते थे। यानी सस्ते महंगे हर तरह के। हाँ, और चनोदड़ों और लोथल जैसे शहरों में तो मनके बनाने के बड़े कारखाने भी मिले हैं। बाकायदा उद्योग था ये। तरह तरह के आकार के मनके बनते थे, गोल, बेलनाकार, ढोलक जैसे, तश्तरी जैसे। उन पर डिजाइन भी होते थे। तो सिंधु घाटी की कला हमें शहरी, व्यवस्थित और कलात्मक रूप से काफी समृद्ध समाज की तस्वीर दिखाती है। बिल्कुल। धातु ढलाई, पत्थर की नक्काशी, मिट्टी के बर्तन बनाना और रंगना, टेराकोटा का काम, मुहरें बनाना, गहने बनाना, कई शिल्पों में वो माहिर थे।